प्यारे साथियों नमस्कार। आज जो है मैं आपके सामने 29 मई के करंट अफेयर्स को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और आज जो है मैं आपको ये सब बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है अलग अलग घटनाक्रम 29 मई को जो हुई। जैसे मैं आपको सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला जो स्पेशल कवरेज है, आज का जो स्पेशल कवरेज है उसमें 29 मई को चीन ने विवादित हांगकांग सुरक्षा बिल को पारित कर दिया है। तो उसके बाद में क्या विवाद के बाद में किस तरह से डेवलपमेंट होगा और चीन में हांगकांग के लोगों के साथ में अभी किस तरह से प्रताड़ित होने वाले हैं, उस सभी पर हम चर्चा करेंगे। प्रवासी जो मजदूर है, जो नेशनल डेटाबेस नया कानून आया है, तो अभी नया नेशनल डेटाबेस कानून आया, इससे पहले कभी भी प्रवासी मजदूर जो थे उनके लिए किसी प्रकार का डेटाबेस नहीं था। उनकी कितनी संख्या है, वो कितनी संख्या में, उनके लिए क्या आवश्यकता है और क्या देश की सरकार उनके लिए जो है मौलिक अधिकारों को भी लागू कर पाती या नहीं कर पाती, और बिल्कुल भी किसी प्रकार के उनके पास मौलिक अधिकार भी नहीं है ना, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को मिलते हैं लेकिन प्रवासी मजदूर को जो है नहीं मिलते हैं। तो इन सभी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में रूस में जो ब्रिक्स का और HCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सम्मेलन होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया ड्यू टू कोरोना वायरस। और चलते फिरते अस्पताल, धन्वंतरी अस्पताल के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने जो है किसको अभी जो है ना पेमेंट अलोकेट की है। उसके अलावा जो है हम आज मोदी जी के जो उनकी मदर को उन्होंने लेटर लिखे थे, जगत जननी के नाम से उनको बोलते थे, और वो जो लेटर जो लिखे हैं हार्पर कॉलिंस नाम के जो प्रकाशन पब्लिकेशन करेगा, तो इन सभी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस सभी के बारे में करेंगे। साथ ही साथ में आपको शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, और इसके अलावा जो है ब्रिक्स जो देश हैं वो कौन से देश हैं, कब इसकी स्थापना हुई, तो इन सभी के बारे में आज हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद दी स्लाइड्स। तो देखिए तो यहाँ पर जो है वी आर गोइंग टू कवर 29 मई करंट अफेयर। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रवासी मजदूर का जो नेशनल डेटाबेस कानून है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस के दौर में जारी प्रवासी संकट से सबक लेते हुए सरकार ने 31 सालों के बाद प्रवासी मजदूर को फिर से परिभाषित किया है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल जो है उस समय परिभाषा ही दी गई थी और उस पर कोई काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ था। पहली बार ना देश की सरकार प्रॉपरली ध्यान दे रही है इन मजदूरों पर भी, है ना। सरकार को पता ही नहीं था ये कितनी संख्या में माइग्रेट होते हैं देश के अंदर, ये राज्यों के अंदर इतने ज़्यादा माइग्रेट होकर जो है, और ये जो भी पैसा कमाते हैं वो अपने घर में भेज देते हैं, और जो है ना ये अपने बहुत ही लिमिटेड एनवायरनमेंट के साथ में, बहुत ही कम जो है रिसोर्सेज, संसाधनों के साथ ये जीते हैं और इनके बारे में पता ही नहीं। लेकिन यही जो प्रवासी मजदूर है, यही शहरों का आधारभूत ढांचा था, और भविष्य में देखना शहरों के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन आने वाले हैं, क्योंकि कामगार जो मेन कामगार है वो सभी घर जा चुके हैं, तो बहुत बड़ी विकट स्थिति शहरों को आने वाली है। तो अब सरकार की जो है ना नींद खुल रही है। तो अब वो है प्रवासी मजदूरों को फिर से परिभाषित, मतलब उनको डेफिनेशन देना चाहिए कि भाई वो कौन है, उनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को दायरे में लाना, उनको रजिस्ट्रेशन के बाद इन प्रवासी मजदूरों को एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तहत हेल्थ बेनिफिट भी मिलेगा। तो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अब ये सब चिंता में आ रहे हैं, और इससे पहले जो है ना कई करोड़ों जो लोग हैं वो हमारे मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए थे। तो देखिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में किस प्रकार से ये जो प्रवासी मजदूर हैं वो जो है किस प्रकार से एक देश से, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर, देखिए ये भयावह स्थिति जो है इन्होंने, कईयों ने तो आपने सुना होगा कि एक वो जो लड़की है उसने जो है 1200 किलोमीटर साइकिल चला के वो अपने पिता को लेके गई, बीमार पिता को, और इस प्रकार जो है बच्चे, माँ बाप जो है बच्चों को कंधे पे लेकर घूम रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति जो है ना भारत में पलायन की कभी पहले नहीं देखी गई। तो इनके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं थी। आपको इसी के साथ में एक ये भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए लॉकडाउन के बाद अब तक 44 मजदूरों की जान जा चुकी है। ये तो मैं केवल मार्च और अप्रैल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में तो बहुत ज़्यादा लोगों की आत्महत्या हुई, आत्महत्या कर ली उन्होंने, या कुछ लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अभी आपने एक देखा होगा, एक बच्ची जो कि रेलवे से जो है एक माता जो है वो मृत पाई गई और बच्चे उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतने भयावह हालत जो है ना इस लॉकडाउन के दौरान हमको देखने को मिले। तो देखिए कंटेंट पे आते हैं, और तो देखिए पृष्ठभूमि क्या है,
लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर लाखों संख्या में संगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को पैदल पलायन के साथ अब पैदल पलायन के बाद अब नए कानून की तैयारी की जा रही है और केंद्रीय श्रम मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट के अंदर इसके बारे में विस्तृत प्रस्ताव लाने की योजना भेजने वाला है। यदि ये नहीं लाएंगे तो और क्या करेंगे, इसके ऊपर मुद्दा बनाया जाएगा और सरकार को घेराव करना होगा, सरकार को घेरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो इतनी बड़ी संख्या में जो वोट देते हैं उनके बारे में उनको पता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग थलग पड़े रहे। तो इस साल की जो आखिर तक ये कोशिश करेंगे कि इसको लागू कर दिया जाए। तो वर्तमान में जो हमारे श्रम मंत्री लेबर मिनिस्टर चल रहे हैं, इनका नाम याद रखेंगे आप, संतोष गंगवार। तो उन्होंने कानूनी पहलुओं को मजबूत के लिए पहलुओं को सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेडी के जो सांसद है भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में जो स्थायी समिति जिसने प्रस्तावित कोड को मंजूरी दी है। तो मैंने आपसे पिछले लेक्चर में, यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि जो हमारी जो संसद है, जब वहाँ पर जो है सदन में जो है अधिवेशन नहीं चल रहा होता, उस दौरान जो है संसदीय समितियां बहुत जोरदार काम कर रही होती, जोर शोर से काम कर रही होती। और ये संसदीय समितियां एक तो होती है स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति या परमानेंट समिति, और दूसरी होती है एडहॉक समिति। तो स्थायी समिति ने जो है इस पर पूरा एक प्रस्तावित कोड प्रस्तावित किया है और वो पारित करके वो जाता है केंद्र के अंदर कैबिनेट के पास और कैबिनेट ने उस बिल को मंजूरी दी, क्योंकि अभी तो अधिवेशन में तो चल ही नहीं रही सरकार। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे अंदर जो लोकतंत्र है वो हमारी एक्चुअल में समितियां जो कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी है ना, 4 प्रकार की होती है। इन सभी के बारे में मैं आपसे प्रीवियस में चर्चा कर चुका हूं। तो ये समितियां जो है इस पर काम करती हैं। तो आपको जो है ना पॉलिटिकल साइंस का एक एस्पेक्ट भी क्लियर होता चलेगा साथ ही साथ। तो देखिए, तो एक बार फिर से हम कंटेंट पे आते हैं। तो ये मंजूरी दे दी गई है, किसने दी है, जो बीजेडी के सांसद भर्तृहरि महताब ने। और वर्तमान में जो है लेबर मंत्री कौन चल रहे हैं, संतोष गंगवार। तो विद्यमान कानून जो था वो इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कमैन एक्ट, ये 1979 का एक्ट था। इसके तहत जो है ना, और ये भी जो है केवल 5 या इससे ज़्यादा वाले जो स्टेट प्रवासी वाले जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके ऊपर लागू होता था। लेकिन कई ऐसे श्रमिक हैं, मजदूर हैं या फिर रिक्शा पुलर्स हैं, वो केवल एक अकेले सिंगल रूप से काम करते, तो उनके ऊपर तो ये लागू भी नहीं होता था, ये जो इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कमैन एक्ट है ना। तो अब देखिए इसमें क्या बदलाव किए जाएंगे। तो इसके अंदर प्रस्तावित कानून में प्रवासी कामगार पर लागू होगा, सभी हर प्रवासी कामगार पर लागू होगा। एक निश्चित जो ये एक निश्चित रकम ही कमाते हैं और इनसे डोमेस्टिक हेल्प भी इनको है ना, इनमें डोमेस्टिक हेल्प उनके घर के लिए मदद भी इसमें शामिल होगी। और सरकार से बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, बेनिफिट पोर्टेबिलिटी के, यदि वो अपने घर जाने का उनका साल में एक बार का किराया भी सरकार देगी। तो इस तरह के प्रावधान लाए जाएंगे, क्योंकि जो है जिस प्रकार सरकार बीपीएल का ध्यान रखती है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन का तो अपना एक जो है राशन कार्ड होता है, लेकिन ये तो प्रवासी मजदूर तो कहीं और ही होते हैं, तो इनके पास तो किसी प्रकार का हक नहीं है। तो जो है भारत सरकार जो कि एक समाजवादी संकल्पना पे काम करती है, तो वो इस दिशा में भी काम करेगी। अब तो असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स का डेटाबेस सबसे पहले देखिए आपने सुना होगा निर्मला सीतारमण जी का जो आपने स्टेटमेंट सुने होंगे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि आप बताइए किस आधार पर हम मदद करें, हमारे पास तो आप बताइए कितनी संख्या में। तो ये एक मतलब वित्त मंत्री के होते हुए इस तरह के डायरेक्टली स्टेटमेंट देना, तो ये जो स्टेटमेंट है इससे पता चल रहा है कि भारत कितना जो है अपने आम जनता के लिए तैयार है। तो प्रस्तावित योजना एक अहम हिस्सा जो है मतलब असंगठित वर्करों का डेटाबेस बनाने में ये मदद करेगा और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आइडेंटिफिकेशन, जिस प्रकार यूआईडी था है ना, उसी प्रकार से जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आइडेंटिफिकेशन नंबर इन्होंने एक नई संकल्पना लाई है, यू विन नाम से है ना, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आइडेंटिफिकेशन नंबर के माध्यम से क्या है, ये सरकार जो है इनको मदद करेगी जब ये घर आएंगे तो उनको किराया देना और दूसरे सभी प्रकार के इनको जो है हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स देना है ना। तो इस तरह से ये इनको हेल्थ केयर में, इनको प्रवासी मजदूरों को हेल्थ केयर के लिए और सामाजिक सुरक्षा जो इनको सोशल सुविधा प्रदान की जाएगी।
तो ये इस दिशा में सरकार काम कर रही है। तो प्रवासी मजदूरों के लिए आधार कार्ड से, इनको आधार कार्ड से जो ना एक नेशनल डेटाबेस तैयार कर दिया जाएगा कि कौन कौन ये लोग बाहर होते हैं। ईएसआईसी जो है इसमें भी पंजीकरण हो जाएगा। ईएसआईसी जो है ये एक संस्था है जो है ना पेंशन वगैरह का सब कुछ ध्यान रखती है, ईएसआईसी है ना, तो पेंशन स्कीम आ गया ना, पेंशन स्कीम से संबंधित ये संस्था है। तो इस प्रकार इनको हेल्थ बेनिफिट वगैरह भी मिल जाएगा और हेल्थ केयर की सुविधाएं भी मिल जाएंगी। तो इस प्रकार क्या है, इनको भी मुख्य धारा में शामिल कर दिया जाएगा। दूसरा जो टॉपिक कंटेंट आ रहा है वो है केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये जो था जिसको हम लोग सीपैट कहते थे ना, सीपैट जो है ये जयपुर में भी है। सीपैट का एक बहुत बड़ा, मैं तो वहाँ गया हुआ हूँ। तो सीपैट सेंट्रल पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड है ना सेंट्रल इंडस्ट्रियल पेट्रोकेमिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूशंस है, सॉरी मैं एक बार फिर से इसकी बता देता हूँ। सीपैट ये इस तरह से है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये इस तरह से इसकी फुल फॉर्म है, राइट। तो भारत सरकार के जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है उसके अधीन जो ये केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान सीपैट आता है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है, केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इसमें क्या परिवर्तन किया गया है कि इसमें से प्लास्टिक को हटा दिया गया, राइट, इसमें से प्लास्टिक को निकाल दिया गया। ये बात याद रखना, नाम परिवर्तित कर दिया गया है। परिवर्तित नाम जो है तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पंजीकृत, इसको रजिस्टर्ड वहाँ के अनुसार किया गया है। ये इतना काम का नहीं है। आपके लिए जो एग्जाम में काम का है वो है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जो है वर्तमान में कौन चल रहे हैं, डीवी सदानंद गौड़ा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री चल रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, श्रम मंत्री जो है वो संतोष गंगवार चल रहे हैं। तो सीपैट जो शिक्षण संस्था, सीपैट जो है शिक्षण, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी समर्थन और रिसर्च अनुसंधान में ध्यान रखता है पूरा। तो सीपैट जो है इस तरह से सारे काम करता है। अब देखिए अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अहमदाबाद के अंदर धन्वंतरी रथ जो कि चलते फिरते रथ होंगे। तो कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों में से एक अहमदाबाद, जो कि हमारे जो लगभग 14 से 15 जो हॉटस्पॉट के शहर है उसमें अहमदाबाद भी बहुत आगे है। जैसे मुंबई, जैसे पुणे, जैसे अहमदाबाद, जैसे इंदौर, ये तो बहुत ही ज़्यादा आगे चल रहा है। और अभी हाल ही में जो हॉटस्पॉट बना हुआ है वो जो चेन्नई है, सॉरी नॉट एम, इट इज़ चेन्नई, पहले इसको मद्रास के नाम से जाना जाता था, चेन्नई। तो ये सभी जो शहर हैं ये बहुत ही तीव्र गति से यहाँ पर जो है ना कोरोना वायरस का संकट फैल रहा है। तो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा शहरों में प्रभावित अहमदाबाद की जो गुजरात सरकार है महामारी से लड़ने के लिए धन्वंतरी रथों को उतारा है। तो याद रखना धन्वंतरी रथ कहाँ उतरे हैं, अहमदाबाद में। रथ कुछ नहीं बल्कि चलते फिरते अस्पताल होंगे, इसमें एक डॉक्टर होगा, पैरामेडिकल स्टाफ होगा, फार्मासिस्ट तैनात होंगे और 50 धन्वंतरी रथ उतारे गए हैं। और भविष्य में हो सकता है कि इस तरह का जो डेवलपमेंट है आपको दूसरे शहरों में और राज्यों में भी देखने को मिले। और पहले से निर्धारित जगह पर ये 2 घंटे रहते हैं, मतलब ये अपने दो घंटे इस तरह से क्या है 4 जगह पर एक दिन में जा सकेगा। तो इस तरह से क्या है ये अपने लोकेशन भी बदलते रहेंगे ताकि क्या हो सके कि ये क्या ना कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके और पता चल सके कि किस एरिया में वायरसेस का खतरा ज़्यादा है, वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो ये चलता फिरता रहेगा। तो धन्वंतरी रथ किस प्रकार दिखाई देते हैं, तो आपके सामने ये दिखाई दे रहे होंगे, ये धन्वंतरी रथ हैं जो अहमदाबाद के गुजरात में इस तरह के रथ शुरू किए हैं। इसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल और स्टाफ और ये सभी रहेंगे। तो ये जरूर याद रखना है गुजरात सरकार ने। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में गुजरात के जो मुख्यमंत्री चल रहे हैं और जो गवर्नर चल रहे हैं वो कौन है ना, और गुजरात की राजधानी क्या है ये जरूर बताएंगे, है ना। चलिए, और ये भी बताइए कि गुजरात में जो एक शेरों का अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब आ जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक पर। तो एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है इसने अभी क्या किया वहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है भारत सरकार की जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें 450 किलोमीटर लंबे राज्य मार्ग और राज्यों की प्रमुख जिला सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए।
तो एशियन डेवलपमेंट एक तरह से क्या है, अल्टरनेट है किसका, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का अल्टरनेट की तरह से काम करता है, ताकि क्या हो सके कि ये लोन दे सके, ऋण दे सके जो अन्य देशों को, और उनके लिए एक जो है मतलब जो है विकल्प बन सके, राइट, अल्टरनेट बन सके, है ना। तो ताकि क्या हो, और रोडों के विकास की क्यों आवश्यकता है, ताकि क्या है, सुधार, संपर्क जो है शहरों के बीच में, गाँव के बीच में संपर्क अच्छा हो जाए, इसलिए क्या है, तो समय समय पर एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, न्यू डेवलपमेंट बैंक से, शंघाई कॉरपोरेशन बैंक से, इन सभी से हम लोग क्या है, लोन समय समय पर लेते रहते हैं, है ना। तो हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ब्रिक्स बैंक क्या है, आज फिर उसका रिवीजन हो जाए क्योंकि आज का भी सेक्शन में वो आने वाला है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्षेत्रीय विकास बैंक है, एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, और 19 दिसंबर 1966, तो आपको ये 1966 याद रखना है, 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय आप सभी को पता होगा, बहुत पेपर में आता है, मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। और इसके 31 सदस्य हैं, है ना, जब इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं, 68, जिसमें से 49 तो एशिया और पैसिफिक के देश हैं। एशिया पैसिफिक का मतलब क्या है, जो प्रशांत महासागर के आसपास और कुल एशिया के देश हैं, बाकी 19 देश बाहर के हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है। वर्तमान में इसमें कुल सदस्य देश 68 हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक काफ़ी हद तक जो है विश्व बैंक के आधार पर बना है, और विश्व बैंक के समान ही भारित वोट प्रणाली, मतलब वेटेड वोट सिस्टम जो है, कि जिसका मूल्य, जैसे भारत का अपना है ना, वर्ल्ड बैंक में एक वैल्यू है वोटिंग का, राइट्स, वोटिंग राइट्स हैं, तो उतना ही उसी आधार पे इसमें भी जो है ना, वोटिंग राइट्स के आधार पर ही जो है ना, सभी देशों को जो है ना अनुदान या ऋण मिलता है। तो ये ऋण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के तौर पर, ठीक है। अब बात आ रही है ब्रिक्स और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। तो ब्रिक्स के बारे में तो हमने कल लास्ट लेक्चर में, मतलब 28 के लेक्चर में बात की थी, और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है। तो ब्रिक्स जो देश हैं वो 5 देश हैं, है ना, और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश हैं, 8 देश हैं। दोनों का जो इस बार का सम्मेलन होना था वो रूस में होना था, लेकिन ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक दे हैव डिलेड इट, है ना, दे हैड डेफर्ड इट, उन्होंने उसको टाल दिया है, राइट। तो कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच रूस ने अपने यहाँ 2 बड़े शिखर सम्मेलन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए, मतलब अनसर्टेन पीरियड के लिए, फिक्स टाइम भी नहीं बताया, है ना। तो ब्रिक्स और शंघाई संगठन का शिखर सम्मेलन, समिट यहाँ होने वाला था। नई तारीखों का ऐलान कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तो आज की तारीख में जो भी स्थिति है उसमें सबसे पहला जो पक्ष है कि कोरोना वायरस की स्थिति को देख के ही सब कुछ सुनिश्चित हो रहा है ना। तो ये बड़े जो है भविष्य इसी पर टिका हुआ है, इसी तरह से ज़िंदगी चलेगी। तो ब्रिक्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दुनिया के 5 जो है तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, 5 इस तरह से बना है। ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि ब्रिक्स शब्द का जिक्र जो है ना, सबसे पहले 2001 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिम ओ'नील, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने एक रिपोर्ट में ब्रिक के बारे में बात की। पहले जो है ना एस नहीं था, BRIC, क्योंकि ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। लेकिन जो है 2010 में इसमें जो है साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। तो ये अर्थव्यवस्थाओं के बारे में विकास, बेहतर संभावना है, और क्या है कि विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो आपस में सामंजस्य बना सकती हैं। तो शुरुआत इनसे हुई थी, लेकिन बाद में ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। तो औपचारिक रूप से आपसे कभी पूछा जाएगा ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है, 2006 में। कब? रूस में जो सेंट पीटर्सबर्ग का जो G8 सम्मेलन, वर्तमान में ये G8 जो है ये G7 बन चुका है, आपको पता होगा। रशिया को बाहर कर दिया है, क्योंकि जब इसने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था, जो यूक्रेन का हिस्सा है, उसके बाद से जो है ना रशिया को बाहर कर दिया गया है G8 ग्रुप से। G8 सबसे दुनिया के जो है विकसित राष्ट्रों का समूह है। तो देखिए, रूस, भारत, चीन के नेताओं के बीच में बैठक हुई, है ना, इन तीनों देशों के बीच में बैठक हुई, और सितंबर 2006 न्यूयॉर्क में UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बैठक हुई, और उसके बाद में ब्रिक की औपचारिक शुरुआत कर दी गई।
पहले ब्रिक का सम्मेलन सबसे पहली बार आपसे, ये तो स्थापना हुई है, आपसे पूछा, देखो क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। स्थापना 2006 में हुई, पहला सम्मेलन जो है 2009 में आयोजित हुआ और यूएस के येक्टेरिनबर्ग में, और 2010 में दक्षिणी अफ्रीका शामिल हुआ। तो ये सभी प्रश्न याद रखना। ब्रिक की फुल फॉर्म, किसने पहली बार टर्म दिया था, और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जो है G8 के सम्मेलन में इसकी शुरुआत होने की बात हुई, और फाइनली जो है ये 2009 में स्थापित हुआ, 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, राइट। अब आते हैं, और इन दोनों के जो है ना, दोनों के SCO और ब्रिक सम्मेलन को अनिश्चित काल तक के लिए जो है मतलब स्थगित कर दिया गया, राइट। अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब देखिए आगे चलते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे बात कर लेते हैं। तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ कौन सा है, USSR, आपको पता होगा जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945, उसके बाद से लगभग 1991 तक जो है एक शीत युग चलता है, और इस शीत युग में USSR मतलब जो अब का रशिया है और कुछ उसके देश 15 अन्य देश साथ में, और अमेरिका के बीच में बहुत ही तनाव की स्थिति रहती है। वो कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पे नहीं आते हैं, है ना। आपको पता होगा कि जो आपको पता होगा कि जो शीत युग था उसमें कभी भी जो है ना ये दोनों देश डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन पे एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे। ये जो है ना इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे वियतनाम के युद्ध में जैसे सीधे सीधे युद्ध नहीं कर रहे, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध है तो सीधे सीधे युद्ध है, ये जो है ना लेग पुलिंग करते थे, या कौन पहले जो है ना स्पेस में मिसाइल भेज देगा, या कौन अलग अलग तरह की मिसाइल में और आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार का आपस में कंपटीशन जो था वो दौर था 1945 से 1991 में। फाइनली क्या होता है कि जो है USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और वो 15 अलग अलग देशों में टूट के, और फिर जो है रशिया, और आज का जो रशिया है वो इसका प्रमुख जो देश है वो रशिया के रूप में उभरता है ना। तो इस प्रकार शीत युद्ध होता है। तो आप मुझे जो दो शब्द मैं बोल रहा हूँ, पेरेस्ट्रोनोइका है ना, पेरेस्ट्रोनोइका और ग्लासनोस्त, ये दो वो तरीके थे जो रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर ने यूज़ किया, पेरेस्ट्रोनोइका और ग्लासनोस्त। और इसके आधार पे क्या हुआ, तो मुझे आप समझाइए। पेरेस्ट्रोनोइका और ग्लासनोस्त है ना, कि बहुत से नॉर्मल से पेपर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ शब्द पेरेस्ट्रोनोइका और ग्लासनोस्त, है ना। ये आप मुझे डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR के इससे रिलेटेड ये जो दो टर्म है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए, राइट। अब देखिए अब आ रहा है ना। तो ये जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना जो होती है वो सबसे पहले जो है ना, इसका नाम SCO नहीं होता है, इसका नाम शंघाई 5 होता है। SCO इसका नाम बाद में पड़ा है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 1996 में शंघाई 5 के नाम से बनता है। इसमें कौन कौन से 5 देश शामिल हैं, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजिकिस्तान, ये 5 देश शामिल थे। फाइनली 2001 में यह संगठन के अंदर विस्तार होता है और उज्बेकिस्तान और शामिल हो जाता है। जब इसमें उज्बेकिस्तान, ये 6 देश हो जाते हैं, तो ये नाम याद रखना, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इनसे मिलने के बाद में यह जो है मतलब संगठन शामिल हो जाता है। और उज्बेकिस्तान जब इसमें संगठन में शामिल होता है 2001 में, तब इसका नाम क्या रख जाता है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत पावरफुल संगठन है, ये याद रखेंगे। और 2017 में फाइनली जो है ना, भारत को और पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के लिए जो है चाइना और भारत के लिए रशिया इसमें प्रेशर देता है, और फाइनली इस तरह से 8 देश हो जाते हैं SCO में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो इन दोनों के जो समिट होने थे वो रशिया में होने थे, राइट। तो आपको मुझे एक जरूर चीज़ बतानी है, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत पाकिस्तान, इन 8 देशों की राजधानी आप मुझे कैपिटल जरूर बताइए यार, कमेंट बॉक्स में ना कैपिटल बताइए आप लोग मुझे, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं विवादित हांगकांग सुरक्षा विधेयक। यह आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं अलग से भी लूँगा, है ना, एक अलग से लेक्चर भी बनाऊंगा। तो विवादित हांगकांग और सुरक्षा विधेयक जो है, ये चीन ने अभी जो है ना 28 मई को पारित कर दिया था, है ना। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये हांगकांग की लोकेशन क्या है, चीन का ताइवान से क्या विवाद है। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये आपको डायग्राम सामने दिखाई दे रहा होगा, मैं इस पर मार्कर नहीं चला सकता, तो मैं केवल आपसे बात कर लेता हूँ, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो रही होगी अच्छे से। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 2 स्वायत्त प्रदेश थे, हांगकांग और मकाऊ।
तो मकाऊ जो है वो पुर्तगालियों के पास था, पुर्तगाली जो पुर्तगीज थे, और हांगकांग जो है ये ब्रिटिश की कॉलोनी था। तो हांगकांग को जो स्वतंत्रता मिली है वो 1997 में हांगकांग को जो है ब्रिटिश ने चाइना को दे दिया, और ये कहा कि अगले 50 वर्षों तक जो है आप जो है केवल इसके विदेशी और जो इसके जो है ना इसके विदेश को और टेलीकम्युनिकेशन वगैरह यही मैनेज करोगे, है ना, बाकी ये स्वायत्त रहेगा और 50 साल के बाद में निर्णय लेना क्या किया जाएगा। तो ये तो है हांगकांग और मकाऊ जो है वो पुर्तगीज के कंट्रोल में था। लेकिन चाइना ने अब हांगकांग को पूरी तरह से अपने देश में शामिल कर लिया है, और चाइना की जो जिस प्रकार रॉ भारत में काम करती है उसी प्रकार चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी अपने अब क्या रख सकती है, अपने हेडक्वार्टर और मुख्यालय वहाँ बना सकती है। और इसी प्रकार जो आपको ताइवान दिख रहा है, ये ताइवान जो देश है ये एक्चुअल में एक समय पर चीन का ही हिस्सा था, लेकिन ताइवान जब चाइना से जो है ना कोमिंताओ सन यत सेन, है ना, सन यत सेन और शेन काई शेक नाम के व्यक्ति जो हैं वो राष्ट्रवादी चीन से उठ के और ताइवान चले जाते हैं, और चीन के अंदर साम्यवाद कम्युनिज्म पैदा हो जाता है। तो ये जो 2-3 मैंने टर्म बोले हैं, हो सकता है ये आपके लिए नए हो। एक तो KMT कोमिंताओ नाम की जो है संगठन हुआ करता था चीन में, वो जो है उसके जो अध्यक्ष थे पहले वो तो थे सन यात सेन, है ना, और उसके बाद में शेन काई शेक, ये जो है ताइवान में चले गए, और आज की तारीख में ताइवान की जनसंख्या 2.5 से 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, और ये बहुत ही समृद्ध देश है। लेकिन चीन उसको वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को भी अपना हिस्सा बताता है। और यदि भविष्य में कोई भी देश जो है ना ताइवान के साथ संपर्क रखेगा, जैसे मान लीजिए भारत ताइवान के साथ संपर्क करता है, स्थापित करता है, तो चीन जो है उससे हर प्रकार के राजनयिक डिप्लोमेटिक संबंध खत्म करने को तैयार है। आज नहीं तो कल चीन जब ताकतवर होगा तो पूरे ताइवान पर अपना कंट्रोल करने की जरूर कोशिश करेगा, और इसी को जो है ना अमेरिका बार बार दबाव बनाता रहता है। और भारत ने भी देखा कि जब वो भारत के इंटरनल मैटर पे, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर और पाकिस्तान के मसूद अजहर को जब वो मदद करता है, तो भारत भी क्या है उसके खिलाफ पूरी तरह से जो है ना रणनीति बना के इस बार कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो उन्होंने जो है शपथ ग्रहण समारोह था, तो हमारे जो मीनाक्षी लेखी जी जो बीजेपी के वो UMDA की वो गई। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि देश दोनों एक दूसरे के ऊपर, लेकिन चीन ने की वन चाइना पॉलिसी के तहत वो पूरे ताइवान को अपना हिस्सा मानता है ना। तो इस प्रकार क्या है, चीन की आक्रामक जो एग्रेसिव पॉलिसी है वो उससे सारे देश दुनिया के लोग चिंतित। तो देखिए आगे अब चलते हैं, आपको सारी बात एकदम क्लियर हो जाएगी अब। तो देखिए चीन की संसद ने हांगकांग में एक नया विवादास्पद सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी है, और ये जो हांगकांग है ये पूर्व में ब्रिटिश की कॉलोनी में बीजिंग का अधिकार कमजोर करना एक अपराध हो जाएगा। मैं एक बार आपको वापस से पढ़ के सुना देता हूँ इसको। चीन की संसद ने हांगकांग के लिए एक विवादास्पद सुरक्षा कानून की मंजूरी दे दी है, जिससे पूर्व में जो ब्रिटिश कॉलोनी में जो बीजिंग का जो अधिकार को कमजोर करना जो है एक अपराध हो जाएगा। मतलब कि चीन उसके ऊपर यदि कोई बात लगाता है तो वो अपराध माना जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि चीन के झंडे को, चीन के राष्ट्रगान का अब वो जो है ना किसी भी तरह से जो है उसको नीचा नहीं दिखा सकते हैं, अपमान नहीं कर सकते हैं, राइट। और भविष्य में क्या देखा जाएगा, चीनी सुरक्षा एजेंसियां पहली बार हांगकांग में भी अपना सुरक्षा एजेंसी, मतलब समझ गए इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे रॉ है, जैसे IB है, भारत में IB है और रॉ है RAW रॉ, जिस प्रकार मोसाद एजेंसी जो है इजराइल की है। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने हांगकांग के लिए नए सुरक्षा कानून समेत आखिरी दिन तक कई सारे विधेयक की मंजूरी दे दी है, और कम्युनिस्ट पार्टी ने स्थायी समिति ने इस विधेयक को, स्थायी समिति जिस प्रकार भारत में जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसी तरह से उन्होंने, और अगस्त तक ये कानून बनकर तैयार हो जाएगा और पूरे हांगकांग पर लागू हो जाएगा। तो इसके परिवर्तन से क्या होगा, बीजिंग के नेतृत्व में सवाल उठाने, जिस प्रकार हांगकांग के लोगों को बहुत ज़्यादा स्वायत्तता थी, वो फ्रीडम थी, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, वो ज़्यादा दबते नहीं थे चाइनीज़ से, लेकिन वो प्रदर्शन भी करते थे। तो प्रदर्शन में भी शामिल होने और स्थायी कानून के तहत मौजूदा अधिकारों का उपयोग करने पर हांगकांग के निवासियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पहला ऐसा कुछ नहीं था। हांगकांग में प्रदर्शन का नया दौर इसलिए शुरू हो गया है, और विवादित कानून के चलते चीन के राष्ट्रगान का अपमान भी वो लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ ने नए कानून की कड़े शब्दों में निंदा की है और हांगकांग वासियों की आज़ादी पर इसे हमला बताया।
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कांग्रेस, उनकी जो कांग्रेस है, जो कि वहाँ पर संसद को कांग्रेस कहा जाता है, कहा कि ट्रंप प्रशासन अब हांगकांग को चीनी भूभाग का स्वायत्त क्षेत्र नहीं मानता। पहले क्या था, देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक बात समझाता हूँ। पहले जो था, हांगकांग एक स्वायत्त क्षेत्र था, तो पहले अमेरिका जो है ना उससे बहुत ज़्यादा अपने ना जो है ट्रेड किया करता था, जो है ना व्यापार किया करता था। लेकिन चूंकि अब उसकी स्वायत्तता खत्म हो गई, वो चीन का हिस्सा हो गया, तो अब अमेरिका ने बोला है कि ये स्वायत्त नहीं रहा, तो हम लोग इससे अब ट्रेड करना बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं चीन भी जो है ना हांगकांग के माध्यम से और फिर अमेरिका से ट्रेड किया करता था, है ना। लेकिन अब ये सब बंद हो जाएगा। पहले ही ऑलरेडी ट्रेड वॉर की घोषणा तो जो है अमेरिका कर ही चुका है। तो देखिए तो चीन जो है, चीन हांगकांग के बीच, है ना, ये वाली बात समझ में आ गई कि ब्रिटिश कॉलोनी अमेरिका द्वारा व्यापार के वित्तीय दर्जे में प्राथमिकताएं जो प्राथमिकताएं जो थी इनकी, है ना, वो सभी अब खत्म कर दिया। अब जो है हांगकांग जो है उसको अमेरिका किसका हिस्सा मानेगा, चीन का हिस्सा मानेगा। तो चीन में जो है ना 22 प्रांत है, 4 नियंत्रण और तिब्बत समेत 5 स्वशासी हैं। और हांगकांग और जो मकाऊ हैं, ये 2 विशेष प्रशासनिक क्षेत्र थे, है ना। हांगकांग और मकाऊ किस में आते थे, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में आया करते थे। और ये जो है इन दोनों स्वशासी जो क्षेत्र हैं, इन पे वन चाइना पॉलिसी जो है, वन चाइना पॉलिसी मतलब चाइना एक है, वहाँ पर वन चाइना पॉलिसी नहीं लगती थी, क्योंकि क्या है, प्रशासन अलग अलग था, है ना, पूरी तरह से प्रशासन कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो इसके कारण चीन की जो नीति है वो टूट रही थी और 1 कंट्री 2 सिस्टम बन रहे थे कि हांगकांग मकाऊ में तो अलग सिस्टम है। तो इससे क्या हो रहा था, चीन को हमेशा अखरता था। और समय समय पर जो है ना येलो रिवॉल्यूशन, आपने नाम सुना होगा, येलो अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन, ये येलो अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो ये जो है हांगकांग में ही हुआ था कि वहाँ के लोग जो है ना बरसात के अंदर है ना पूरे छाता लेकर आ गए थे और बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। और चीन जो है ना इनके ऊपर चूंकि कोई कानून नहीं था, इसलिए क्या है, कुछ कर नहीं पाता था। ठीक है, तो देखिए प्रशासनिक होने की वजह से दोनों प्रशासनिक क्षेत्रों में मकाऊ जो कि पुर्तगाल का पहले उपनिवेश था और हांगकांग जो है पहले ब्रिटिश का उपनिवेश हुआ करता था, है ना। तो अब जो है दोनों प्रशासनिक क्षेत्रों में जो है इंटर स्टेट ट्रीटीज के वन से मौलिक कानून जो है ना उसके अंतर्गत अलग कानून थे और स्वायत्त क्षेत्र में आया करता था। तो ये सभी आपको पक्ष क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब हांगकांग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हांगकांग जो है ना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम दिखाया था हांगकांग, तो ये 200 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। सुगंधित, इसको हांगकांग का मतलब क्या है, सुगंधित बंदरगाह, है ना। हांगकांग का मतलब है सुगंधित बंदरगाह। और ये 1997 में ब्रिटेन से अलग हो जाता है और चीन को हस्तांतरित कर देता है ब्रिटेन। लेकिन इंग्लैंड जो शर्त रखता है वो क्या है, 50 वर्षों तक विदेश मामलों को और रक्षा मतलब डिफेंस और विदेश मामले, इसी प्रकार के कुछ नियम जो है ना वो भारत के जम्मू कश्मीर के साथ भी रखे गए थे कि रक्षा और विदेश मामलों को छोड़कर जो है आप मतलब है ना और कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। खैर आज तो जम्मू कश्मीर जो है हमारा यूनियन टेरिटरी हो चुका है, तो इसी प्रकार हांगकांग के लिए भी नियम थे। तो हांगकांग की पूंजीवादी व्यवस्था समेत कई प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। चीन के निवासी तुलना में ज़्यादा स्वतंत्रता, ये चीन की तुलना में ना ये निवासी को ज़्यादा स्वतंत्रता थी। मैं आपको एक बहुत ही अंदर का फैक्ट बताता हूँ जो शायद आप में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना हो, तो उस फैक्ट के बारे में बात करते हैं अभी। तो देखिए क्या होता है, चीन जो है वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार है, एक्चुअल में चीन में आपको पता है लगभग 140 के ऊपर करोड़, 140 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। तो उनमें से 9 करोड़ जो लोग हैं, 140 करोड़ में से 9 करोड़ लोग वो पूरी तरह से जो है कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। जैसे आप देखते हैं ना बीजेपी के जो हैं सदस्य होते हैं, कांग्रेस के सदस्य होते हैं, यदि इनके किसी भी जो है मेंबर को या फिर जैसे मान लीजिए राहुल गांधी को कुछ कहा जाता है तो ये प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, मार पीटाई पे उतर जाते हैं। तो उसी प्रकार जो साम्यवादी जो वहाँ पर जो सरकार है उसके 9 करोड़ के जो हैं सदस्य हैं। अब यदि कोई भी खिलाफ बोलता है चाइना सरकार के, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, मारपीट करते हैं, जेल में डाल देते हैं, उनके अंगों को भी जो है ना काट कर बेच दिया जाता है। बहुत सारी जो है ना इंटरनल बातें सामने आई हैं अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो ये सभी जो है ना इस तरह के घिनौने काम वहाँ होते रहते हैं। तो ये जो 9 करोड़ लोग हैं ना वही जो है ना सबको दबा के रखते हैं। अब देखिए संगठन में शक्ति, 9 करोड़ लोग एक साथ 140 करोड़ पे आराम से जो है ना, क्योंकि वो संगठित ज़्यादा है,
तो इस प्रकार से चीन जो है ना हांगकांग, ताइवान और अलग अलग देशों के ऊपर अपनी जो है ना साम्राज्यवादी नीति, एम्पेरियलिस्टिक पॉलिसीज को जो है ना इंप्लीमेंट कर पाता है। तो अब देखते हैं आगे। तो देखिए, तो ये चीन से ज़्यादा मुखर थे, आराम से कुछ भी विरोध कर लेते थे, स्वतंत्र भी थे। और 2014 के अंदर जो येलो अम्ब्रेला मूवमेंट हुआ था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है ना, तो इस संदर्भ में इस तरह की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चीन ने इस प्रकार का नया कानून ला दिया है और फिर क्या होगा, अगस्त तक जो है हम देखेंगे कि शायद हांगकांग जो है पूरी तरह से उसके अंदर शामिल हो जाए, है ना। अब बात करते हैं एक जो है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी जो स्थापना के लिए जो पहली बार बोला गया था कि इस तरह की एक परिषद का वित्तीय स्थिरता, मतलब देश में वित्तीय स्थिरता हो और डेवलपमेंट पर ध्यान रखा जाए, इस प्रकार की परिषद की स्थापना के लिए हमारे जो रघुराम राजन थे उन्होंने पहली बार अनुशंसा रखी थी और उनकी बात मानी गई। तो निर्मला सीतारमण जी जो हैं उन्होंने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं जो बैठक थी, तो ये 22वीं 22nd बैठक थी, याद रखना, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है FSDC की कौन सी भी बैठक थी, 22वीं बैठक थी, इसकी अध्यक्षता नॉर्मली वित्त मंत्री करते हैं। और इसमें क्या होता है, चर्चा क्या होती है, बैठक के दौरान वर्तमान में जो वैश्विक और घरेलू विविध आर्थिक स्थितियां और वित्तीय स्थिरता और जो कमजोरी जो भी आ रही है, इन मुद्दों पर बैंकों से संबंधित और वित्तीय संस्थानों के समक्ष जो भी पक्ष उभर रहे हैं उसको रेगुलेट करना और उसकी नीतिगत मतलब पॉलिसी और उपाय बनाना, इस सभी पर चर्चा होती है। क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते क्या है, वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए जो है एक अलग दिशा में सोचना होगा कि किस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को फिर से संभाला जाए और देश के जो ग्रोथ इंजन है उसको फिर से लाया जाए। बहुत समय लग जाएगा, 2, 3, 4 साल तक भी हम लोग इससे नहीं उभर पाएंगे। यदि कोरोना वायरस से उभर गए, एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम आ गया तो उभर सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को उसी चक्के पर लाना, उसी ट्रैक पर लाने में बहुत समय लग जाएगा। तो है ना, ये निर्णायक मौद्रिक और राजकोषीय नीति, आपको पता होगा एक तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो RBI बनाता है और राजकोषीय नीति जो है वो भारत की सरकार बनाती है। तो परिषद ने अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने में मदद की है। ये जो परिषद है ना, इसने बहुत पिछले सालों में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही डिसीजन मेकिंग बॉडी रही है। तो आप ये टर्म याद रखेंगे, है ना, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 22वीं जो है उसकी अध्यक्षता किसने की है, नॉर्मली वित्त मंत्री ही करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसके बारे में। वित्तीय है ना स्थायित्व और विकास परिषद जो है ये 30 दिसंबर 2010 को इसका परिषद का गठन किया गया ना, स्थायित्व और विकास परिषद का गठन तब किया गया। परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं ये भी पूछा जा सकता है आपसे, FD है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC जो है इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। भारत के गवर्नर जो हैं RBI के वो भी हिस्सा लेते हैं, वित्त सचिव भी हिस्सा लेते हैं। प्रमुख आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं सेबी जो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो IRDA है, IRDA का मुख्यालय पता होगा आपको हैदराबाद में है, IRDA के भी अधिकारी इसमें अध्यक्ष शामिल होते हैं और इनके बारे में चर्चा की जाती है ना भारत की स्थिरता को लेकर। अब बात कर रहे हैं पर्यावरण और ज्योग्राफी से संबंधित एक प्रश्न पॉइंट। चंद्रपुर के जो जंगल है, चंद्रपुर ये जगह है महाराष्ट्र में, इसमें बाघों की संख्या बढ़ गई है और यदि बाघों की संख्या बढ़ जाएगी तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मानव और जानवर के बीच में जो संघर्ष है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बाघ समय समय पर शहरों में भी आ जाएंगे। तो बाघों की संख्या चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र में, उनकी संख्या बढ़ गई। वर्तमान में बाघों की संख्या जो है 2967 हो गई है ना, पूरे भारत में, ये पूरे भारत में। और चंद्रपुर में जो है ना राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, अकेले राज्य में है ना 312 बाघ है, चंद्रपुर में 160 बाघ मौजूद है। कुछ सालों में 60 नए शावक जो है, जो बाघ के बच्चे वो तैयार हो जाएंगे। तो इसके बाद में जो है ना मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, बाघ जो है मारते हुए देखेंगे और हम फिर क्या उनको मारने की कोशिश करेंगे। तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर बात की। तो आपको जो है यहाँ पर कोई जीके का प्रश्न आता है ना, हमको कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं, आपको पता होगा कि यह वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, तो ये अभी चर्चा में है, इसलिए इस पर प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो आपने नॉर्मली इस अभ्यारण्य का नाम सुना भी नहीं होगा, तडोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य, तडोरा
अंधारी बाघ अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कौन से जिले में? चंद्रपुर जिले में। और ये नागपुर से 150 किलोमीटर दूर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से राज्य में? 1955 में ताडोबा नेशनल पार्क के रूप में इसको दर्जा दे दिया गया था। और ये बाघ रिजर्व है ना। भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 50 हैं, ठीक है, कुल टाइगर रिजर्व 50। और लास्ट जो है जगत जननी नाम से जो है ना मोदी जी अपनी मदर को जो है पत्र लिखा करते थे, उसको जो है हार्पर कॉलिंस जो है ये प्रकाशित करेगा। जब भी नरेंद्र मोदी जी अपने यौवन काल में, मतलब जो यंग थे जब, तो माँ को पत्र लिखा करते थे और उन माँ के पत्रों में उनकी मदर को वो जगत जननी बुलाते थे। तो रात में सोने से पहले जरूर पत्र लिखते थे। तो मोदी वैसे ही, और फिर उन्होंने बाद में उन पत्रों को जला भी दिया, लेकिन एक किताब या डायरी उनकी बची हुई थी, उसमें कुछ कलेक्शन था। तो फिर क्या है, एक बहुत ही भारत के बहुत मशहूर प्रकाशक पब्लिशर है हार्पर कॉलिंस। ये जो है लेटर्स टू मदर नाम की ई बुक और किताब का विमोचन किया जाएगा। तो ये हार्पर कॉलिंस याद रखना है, और इसका नाम क्या होगा? लेटर्स, ये शब्द याद रखना है, लेटर्स टू मदर, है ना। और ये कब लिखे थे मोदी जी ने? 1986 में। तो अब जो है हमारा रिवीजन का सेक्शन आ चुका है। तो हम लोग जो है, आप जो है यदि आप रिवाइज कर लेंगे तो जितना भी हमने पढ़ा है उसका समग्र अध्ययन अब हमारा हो जाएगा, राइट। देखिए अब हम लोग रिवाइज कर तो देखिए रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, धन्वंतरी रथ मैंने डायग्राम में भी बता दिया आपको। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्ट युक्त जो है चलता फिरता एक ये मेडिकल जो है अस्पताल होगा, ये अहमदाबाद में। ये कुल 50 उतारे गए। जगत जननी नाम से जो पत्रों का संकलन है वो नरेंद्र मोदी जी जो हैं अपने माता को पत्र लिखते थे। हार्पर कॉलिंस जो है इसकी ई बुक लेटर्स टू मदर नाम से निकालने वाला है ना। प्रकाशित करने की चर्चा मेरा प्रकाशित करने की चर्चा मेरा है। सीपेट जो है प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी संस्थान में से प्लास्टिक को हटा दिया गया। अब क्या है, इसका नाम क्या रख दिया है? केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी संस्थान। तो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन चल रहे हैं, है ना? सदानंद गौड़ा, ठीक है। महाराष्ट्र के जो राज्यमार्ग और सड़क निर्माण हेतु 177 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता हुआ है। तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है यहाँ पर रोड डेवलपमेंट, ताकि शहरों से गाँव तक रोड को विकसित किया जा सके, तो इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला में है ना। तो आपको ये बात पता चल गई होगी कैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का विकास होता है 1966 में, है ना। 1966 में ये बनता है। 22वीं जो मीटिंग थी उसकी FSDC मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन, वर्तमान में इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और इसकी अनुशंसा समिति सिफारिश किसने की थी? रघुराम राजन ने। और ये 2010 में बना और इस बार की 22वीं मीटिंग के लिए चर्चा में आया, और इसने बहुत अच्छा पिछले सालों में काम किया है ना। अब देखिए आधार कार्ड त्वरित आवंटन सुविधा के लिए चर्चा में रहे। पैन कार्ड में लद्दाख सीमा में तैनात, देखो आपने सुना होगा कि मैंने बताया था आपको AR-500 जो है फाइटरलेस जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो चाइना ने अपने बॉर्डर पे लगाए, तिब्बत बॉर्डर पे। तो उसी प्रकार भारत ने भी चिनूक जो है अमेरिका से जो लिए हैं एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर, जो बोइंग नाम की कंपनी बनाती है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर याद रखना। चिनूक जो हेलीकॉप्टर है इसका डायग्राम देखो, मैं बना के बताता हूँ कि इसमें दो पंखे होते हैं, एक तो यहाँ और एक यहाँ, इस तरह का आपने हेलीकॉप्टर देखा होगा। तो चिनूक जो है वो भारत ने भी पिछले समय में अमेरिका से लिए थे। ब्रिक्स और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होने वाली थी, अनिश्चित काल के लिए रूस ने जो है इसको स्थगित कर दिया है, ठीक है। अभी महाराष्ट्र के अंदर जो ताडोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य, वहाँ पे ऐसा सुना में आया कि 60 नए शावक जो हैं वो बड़े होने वाले हैं, और वो धीरे धीरे क्या होगा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाएगा। तो ये बाघों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि बाघों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, बाघ जो है शहरों की सीमा में आ जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानून जो मंजूरी दी चीन ने, चीनी सुरक्षा एजेंसीज भी अब जो हांगकांग में अपना प्रतिष्ठान और केंद्र खोल सकेंगी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन्होंने क्या है, हांगकांग को जो है अगस्त तक ये पूरी तरह से शामिल कर लेंगे। और लगातार हांगकांग में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा स्वतंत्रता थी चाइनीज़ लोगों से, है ना। भारत चीन सीमा विवाद पर टिप्पणी पे जो चर्चा में रहे, उन्होंने अभी कुछ वक्तव्य कहे थे। तो एंटोनियो गुतेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं, ये अध्यक्ष हैं UN, है ना, जनरल सेक्रेटरी जो है एंटोनियो गुतेरेस हैं।
और देखिए इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कमैन एक्ट जो 1979 में था वो संस्थान और कॉन्ट्रैक्टरों पर लागू है, तो वो केवल 5 लोगों पर ही लागू था, 5 या ज़्यादा जो हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन पर। लेकिन जब एक व्यक्ति की बात करेंगे तो वो लागू नहीं होता था। लेकिन अब नया कानून के तहत नेशनल डेटाबेस बन रहा है इन माइग्रेट लेबरर्स का, और उसके बाद उनको जो है ना अलग अलग तरह के बेनिफिट्स, इंश्योरेंस वगैरह की सुविधा दी जाएगी। अब फाइनल जो है बहुत ही बढ़िया आपको मैं बताऊं कि जैक डॉर्सी, एक तो ये आपको याद रखना है कि ट्विटर के सीईओ कौन चल रहे हैं, ट्विटर के सीईओ चल रहे हैं जैक डॉर्सी, और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने की चर्चा में रहे। तो मैं आपको यहाँ पर पूरी चर्चा बताता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि जो एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति हैं अमेरिका में, उनको, जो कि एक निग्रो ब्लैक हैं, तो अश्वेतों का जो है ना बहुत समय से शोषण हो रहा है अमेरिका में। तो एक बार फिर ये मुद्दा गर्मा गया 2014 के बाद में, और उसको जो है ना नीचे पटक के और पैर से उसको 7 मिनट तक दबा के और उसको मार दिया गया है ना जॉर्ज फ्लॉयड को। तो सारे जो अश्वेत हैं वो मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरी आगजनी कर दी है मिनेसेट नाम के जगह में, है ना। तो ये जो है इसी प्रकार जो है ना, तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के शख्सियत हैं, आपने उनके जो ट्वीट भी देखे होंगे, तो वो बड़े अजीबोगरीब ट्वीट कर देते हैं और बड़े एग्रेसिव रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। मैंने तो ये देखा है, कुछ भी बोल देते हैं वो, है ना। उनको बिल्कुल होश ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, किस तरह से डिप्लोमेटिक बात करनी है, उनको बिल्कुल होश नहीं है ना। वो तो ये बोल रहे हैं कि है ना हम लोग जो है ना सेना भेज के उनको मार देंगे। तो इस पर जो जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के सीईओ है, उन्होंने उनके ट्वीट जो उन्होंने किए थे जो इसी से रिलेटेड थे वो डिलीट कर दिए, है ना, फैक्ट चेक के आधार पर। फैक्ट का मतलब कि वो कुछ सही भी है, गलत है, या फिर ये भड़काऊ है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्विटर को डिलीट कर दिया, ऐसा कभी किसी और देश के। तो इससे आपको शख्सियत का अंदाजा हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे हैं। मैं समय समय पर उनके बारे में चर्चा करता रहूँगा, ठीक है। तो जैक डॉर्सी जरूर याद रखेंगे। तो आपको मैं समझता हूँ कि यू हैड एंजॉयड द लेक्चर वेरी मच, है ना, आपको बहुत मजा आया। आज हमने ये सभी टॉपिक्स को कवर करा है। आर यू एंजॉइंग द लेक्चर, जरूर मुझे बताइए और आंसर्स भी दीजिए। और वाकई में अच्छा लग रहा है। यूपीएससी लेवल के भी कोई स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, तो उनको भी बताइए, तो ये कंटेंट उनकी बहुत मदद करेंगे। डू शेयर एंड पूरा लेक्चर को देखें। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।